कल के लेक्चर में हम लोग अन्विता विधानवाद और अभिहितान्वयवाद इन मतों का समीक्षा कर चुके थे। इसमें हम लोग सेंस का बारे में, मीनिंग्स, द फिलॉसफी ऑफ मीनिंग्स, कि मीनिंग्स कैसे हम लोग डिराइव करते हैं और मीनिंग्स का स्वरूप क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मीनिंग। एक टेक्स्ट, उसका मीनिंग का क्या है, उसके बारे में कई सारे मत है। अब एक कहे कि नहीं, प्रेडिकेट, किसी वाक्य में हम उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन, तो सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट ही उसकी मीनिंग है। फिर अन्य भी इसमें मत है जिसमें कि हम लोग इस हर्मेन्यूटिक्स को विशेष संदर्भ में, मीमांसा के विशेष संदर्भ में डिस्कस कर रहे थे कि मीनिंग हमेशा इंजंक्शन होता है, इंजंक्टिव इम्पेरेटिव सेंस होता है। वो कल एक जगह कंक्लूड किए थे कि प्रभाकर मिश्र का जो ये मत है कि ऑल मीनिंगफुल प्रपोजिशंस वेदर वैदिक और सेकुलर आर इम्पेरेटिव। तो इस पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कथा हम लोग एक कहानी इस पर जो बताए, इसमें जो लीजेंड है, वो लीजेंड जिसमें बताए थे कि वो एक विशेष टेक्स्ट जिसका अर्थ अलग अलग तरीक़ा से निकाला जा रहा था, दोनों ने अपने अपने मेथड का इस्तेमाल किया। अभिहितान्वयवाद मत इसके विधि का प्रयोग करके, फिर अन्विता विधानवाद इस विधि का प्रयोग करके, दोनों अलग भिन्न विधियों का प्रयोग करके जिस तरह से उसके अर्थ को डिराइव करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो इसका अंत में ये परिणाम निकलता है अकॉर्डिंग टू दैट लीजेंड कि कुमारिल ने प्रभाकर को गुरु का दर्जा दे दिया, कि ये तुम गुरु हुए, या गुरु उसको उपाधि ही दे दिया, गुरु प्रसन्न होकर उसे गुरु का उपाधि दे दिया, ये अकॉर्डिंग टू लीजेंड। लेकिन कई ऐसे आधुनिक विद्वान हैं, डॉक्टर गंगानाथ झा इसे पहले भी चर्चा किए हैं कि उन्होंने प्रभाकर को पहले माना है। प्रभाकर का मत को गुरु मत कहते ज़रूर है, लेकिन वो कुमारिल के द्वारा दिया हुआ वो टाइटल नहीं है, वो पुराना मत है। और कुमारिल का जो मत है वो उसके बाद का है। उसके कई सारे उन्होंने तर्क भी दिए हैं कि गुरु प्रभाकर, गुरु मत उनको कहते हैं इसलिए गुरु प्रभाकर कह सकते हैं, गुरु मत। तो और इनका जो कुमारिल भट्ट का जो मत है उसे भाट मत कहा जाता है। ये भाट मत है, वो गुरु मत। इन दोनों मतों को हम लोग को देखना, यही दोनों मत है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गंगानाथ झा कि गुरु प्रभाकर पहले हुए थे और इनके मत को गुरु मत तो कहा जाता है, किंतु ये कुमारिल के शिष्य नहीं थे। और इसके पीछे तर्क, ये कई सारे तर्क है कि प्रभाकर का मत मीमांसा के पुराने स्वरूप के अधिक निकटवर्ती है, अधिक निकट है। मीमांसा का पुराना जो रूप है, जो धर्म को धर्म मात्र के लिए करने के लिए कहता है, मतलब कर्तव्य के लिए, जिसमें कर्तव्य के परिणाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, या परिणाम की जानकारी, जिस मत के अनुसार परिणाम को जानकारी वैदिक टेक्स्ट नहीं देते हैं। तो ये जो मत है जिसमें भर्तृमित्र, ये भर्तृहरि नहीं, दूसरे एक भर्तृमित्र एक थे मीमांसा के, तो इनका भी मत आता है। उसी में प्रभाकर, इन लोगों का मत को नास्तिक मत के संज्ञा दे दिया है। कुमारिल ने अपने श्लोक वार्तिक में कह दिया कि मीमांसा का वर्तमान रूप अधिकांशतः लोकायतिक हो गया है, मैंने उसे आस्तिक पथ पर लाने का प्रयत्न किया। अब ये आस्तिक पथ का क्या तात्पर्य है, उस पर अलग अलग मत है उस पर, लेकिन यहाँ मेन यही है कि यज्ञ का परिणाम को मानना अथवा न मानना, यज्ञ के कर्म को करना, वैदिक कर्म को करना केवल कर्तव्य भाव से करना क्योंकि वो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है इसलिए करना, अथवा उस कर्तव्य को किसी परिणाम की अपेक्षा रखकर करना कि उससे परिणाम कुछ निकलेगा, कुछ रिजल्ट्स उससे हासिल होगा, ये सोचकर परिणाम की अपेक्षा से उस कर्म को करना। तो यहाँ दोनों मतों के बारे में इसमें भिन्नता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पुराना मत के ज़्यादा करीब प्रभाकर का मत है, मीमांसा का पुराना मत। फिर और भी उसमें है कि प्रभाकर कुमारिल के मत का जिक्र नहीं करते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने राइटिंग्स में, बृहति, लाघवी या ये सब, ऋजु विमला, ये सब में उसका जिक्र नहीं आता है, किंतु कुमारिल प्रभाकर के मत का प्रत्याख्यान कर देते हैं। प्रभाकर शबर स्वामी भाष्य जो है, मीमांसा सूत्र का जो शबर स्वामी भाष्य है, उसके मूल स्पिरिट के अधिक करीब है, और कुमारिल उस पर कहीं कहीं प्रत्याख्यान करके उन्होंने अपना मत, उसको एक मोड़ दे दिया है, एक डाइवर्ट कर दिया है ऐसा डायरेक्शन की तरफ जो आगे चलकर अद्वैत वेदांत के दार्शनिक पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिए वो भूमि तैयार कर रहे थे। तो यहाँ ये सारे अंतर हैं इसमें, जो मेटाफिजिक्स में भी देखते हैं उसमें बहुत सारे सूक्ष्म से अंतर मिलते हैं, जिससे कि ये क्लियर होता है कि ये अद्वैत वेदांत के लिए भूमि तैयार करने के हेतु कुमारिल भट्ट का मत है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने भी भट्ट के मत को ही कहा है, उन्होंने व्यवहारे भाट नय, व्यवहार में जो गृहस्थों के लिए कुमारिल भट्ट का मत को उन्होंने
रिकमेंड किया है, उसको मान्यता दिया है। प्रभाकर के मत को उन्होंने नहीं मान्यता दिया है। प्रभाकर के मत का खूब खंडन किया गया आगे, और भाट मत वालों ने गुरु मत वालों को लगभग दबा दिया आगे, मध्यकाल में एकदम बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया। अब उसके बाद अब इनके टेक्स्ट भी अधिकांशतः पांडुलिपि के ही रूप में है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में वो अनपब्लिश्ड है, संस्कृत में अनपब्लिश्ड स्टेट में है। और वही दूसरे तरफ जो भाट मत है, कुमारिल भट्ट का जो मत है, इनका श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, टुट्टिका, ये तीनों के तीनों पूरा का पूरा पब्लिश्ड हो चुका है। तो ये भाट मत वालों ने गुरु मत वालों को एक तरह से मैंने दबा दिया है। तो गुरु मत जो पुराना मत है और भाट मत, ऐसा ये अभी आधुनिक विद्वान कहते हैं। गुरु मत इनको इसलिए भी कहा जाता है कि इनका मत सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड जैसे इसमें कई, इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी विकसित, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। इसमें मेटाफिजिक्स या फिजिक्स के तरफ ये ज़्यादा, मेटाफिजिक्स से ज़्यादा वो फिजिकलिस्टिक टाइप का वो उनका दृष्टिकोण है। ये जो मेटाफिजिक्स है इनका, वो फिजिकलिस्टिक है, भौतिकवादी है। और ये लगता है जैसे थोड़ा सा साइंटिफिक, जो मेटेरियलिस्टिक जो ये डायरेक्शन में ये ज़्यादा जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में। तो ये इसका अंतर हो जा रहा है। और ये ऐसा ये प्रसिद्ध भी है कि जो लोकायत मत है, चार्वाक मत, जो माना जाता है बृहस्पति का मत, बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, इस कारण भी उसको गुरु मत की संज्ञा दी जाती हो कि बृहस्पति मत हो गया लोकायत, गुरु मत ये हुआ कि वैदिक मत में, वैदिक धारा का भौतिकवादी जो पक्ष है, भौतिकवादी धारा, वैदिक धारा में ही जो भौतिकवादी धारा है, उसको ये हो गया आपका गुरु मत, जो बृहस्पति मत के करीब है। तो इस तरह से उसे रिलेट किया जाता है। अब हम लोग इसमें आ रहे थे यहाँ कि उनका जो मीनिंग्स पर उनका जो दृष्टिकोण है कि ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ सवाल उठता है कि ये तो वाक्य खुद ही डिक्लेरेटरी है, खुद फैक्चुअल है। ये जो वाक्य है ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव, फिर उसके आगे लगाते हैं ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव इज अ डिक्लेरेटरी, मतलब नॉन इम्पेरेटिव प्रोपोजिशंस, देयरफॉर ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव इज अ मीनिंगलेस प्रोपोजिशन। तो ये इस तरह का सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसमें अभी आगे ये भी है कि मीनिंग ऐसा नहीं है कि इनहेरेंट सेंस वो जस्ट का तस हमेशा एक्सप्रेस, हमेशा वो प्रकट रूप से आ ही जाए। कभी कभी इम्प्लिसिट भी होता है, कभी कभी वो डिक्लेरेटरी टोन में बात तो कहा गया है, लेकिन उसके अंदर का इनहेरेंट सेंस है, इम्पेरेटिव सेंस होता है, जो किसी के क्रियात्मक पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से ही उस तथ्य को उजागर किया गया है। कोई तथ्य यदि कहा गया है, यदि कहा गया कि ये फ़ैन ऑफ है, मान लिया फ़ैन ऑफ है कहा गया, तो उसको इस तात्पर्य है कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये फ़ैन ऑन करने के लिए या संकेत कर रहे हैं। या कहा गया कि प्यास लगी है, तो मतलब कि पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है, तो निर्देश उसके अंदर इनहेरेंट होता है। इम्पेरेटिव सेंस उसमें इनहेरेंट कई बार होता है, एक्सप्लिसिट हमेशा ही हो ये जरूरी है। अब जैसे यही जो सेंटेंस है ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव, तो अब यहाँ कहेंगे कि ये मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस ठीक है, तो इसे कहना क्या चाहते हैं? तो इसे कहना ये चाहते हैं कि जो भी ने टेक्स्ट का अर्थ, यदि हम टेक्स्ट के मीनिंग को डिसाइफर करने में लगे हुए हैं, तो मीनिंग को डिसाइफर करेंगे तो हमें उसके लिए डायरेक्शन उन्होंने दे दिया कि वो जो मीनिंग है वो हम कहाँ हमें फाइंड आउट करना है, उसके तथ्यपरक वाक्यों में नहीं फाइंड आउट करना है। ये विधि उन्होंने दिया कि उसमें जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, जो तथ्य, जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसमें दिए जा रहे हैं, उसमें उसके अर्थ को नहीं देखना है, नहीं खोजना है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा है, किसी भी राइटर ने, किसी भी किताब में, कोई भी टेक्स्ट है। तो फिर उसमें क्या देखना है, कहाँ हमें मीनिंग मिलेगा उसमें? तो मीनिंग मिलता है उसके अंदर वो सेंस जो वो हमसे करवाने के उद्देश्य से, जो तथ्य, वो जो सारे तथ्य दे रहे हैं, वो हमसे करवाना क्या चाहता है, वो तथ्य का जानकारी देकर, वो इन्फॉर्मेशन देकर, उस इन्फॉर्मेशन का हम जान लेंगे तो मेरे क्रियात्मक पक्ष पर क्या, कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है, क्या वो करवाना चाहता है, वो सेंस क्लियर होना चाहिए। और वो यदि जितना टेक्स्ट है उसमें आगे चल के क्लियर रहता ही है अधिकांशतः। यदि वही सेंस क्लियर नहीं हो तब तो फिर वो टेक्स्ट लिखने का प्रयोजन ही सार्थक नहीं हो पाएगा, प्रयोजन ही सफल नहीं हो पाएगा कि वो कौन सा सेंस है जो आप क्रियात्मक उसके करवाना क्या चाहते हैं। वो जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है, वो सुनकर वह क्या करे, उसके क्रियात्मक पक्ष पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। चाहे लिटरेचर का भी कोई भी
टेक्स्ट हो, कोई भी कहानी हो, कोई ये लिटरेचर का कोई, या फिर कोई भी अन्य ये ग्रंथ हो, या ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट में भी, ये भी तो कहा है कि ऑल प्रोपोजिशंस आर सेड इन सम ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट, किसी ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट में ही कहा जाता है, किसी संदर्भ, कोई कंटेक्स्ट होता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो कोई वाक्य कोई अर्थ ही नहीं है। अब यहाँ यदि हमारे पास कोई नए मान लीजिए कि क्लास चल रहा है, अब उसमें हम कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो उस क्लास से संबंधित बात ही नहीं हो और उससे संबंधित कोई वाक्य बोल दे या कोई निर्देश दे दे जिसका कि वहाँ से उस एरिया, उस संबंध से, उस संदर्भ से कोई मतलब नहीं हो, तो वो तो कोई बात हुआ नहीं, वो तो मीनिंगलेस फिर हो जाएगा। तो मीनिंग जब भी होगा तो कंटेक्स्ट से जोड़कर ही होगा, कंटेक्स्ट होना चाहिए। हम लोग देखे भी थे वाक्यार्थ की शर्तों में कंटेक्स्ट का महत्व, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, चारों जो ये वाक्यार्थ की शर्तें हैं, तो उसमें कंटेक्स्ट का महत्व हम लोग देखे थे। तो कंटेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण है कि किस कंटेक्स्ट में, वो तो कोई ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट होता है जिसमें कि आपसे क्रियात्मक पक्ष पे बात कहा है। अब रही बात शिक्षाप्रद वाक्यों की, शिक्षा का फिर स्वरूप क्या है, तो मीमांसा दर्शन के शिक्षा का स्वरूप यही है, उसमें भी वही बात है, इम्पेरेटिव सेंस, कि कुछ करने की सीख देना, कि कैसे कोई कार्य को संपादित किया जाए, कार्य सिद्धि का उपाय बताना, उसको करने पर वह कार्य सिद्ध होता है, तो वह जो विचार, जो करने के लिए कहा गया, जो विधि दिया गया, वो विधि वह शिक्षा का विषय बन जाता है। विधि एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि वो किया हुआ नहीं है, वो करके उसको अस्तित्व में ला सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान दे दिया गया उस विधि का कि उसको जब चाहे तब करके उसको अस्तित्व में ला ले और उससे हमको अपने प्रयोजन को सिद्ध कर ले। प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन वह कार्य को कर देना मात्र ही प्रयोजन है। ये प्रभाकर का मत है। कुमारिल का मत है कि कार्य तो कर लेंगे ठीक है, लेकिन उस कार्य के बाद उसका परिणाम भी उस प्रयोजन में परिणाम सम्मिलित होता है, और उसके बारे में, इसलिए उसमें अपूर्व के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं। अपूर्व के बारे में प्रभाकर और कुमारिल दोनों को भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, जिसके बारे में वो थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा सा हट जा रहा है। अब हम लोग मीनिंग्स पे जब थे तो मीनिंग्स में यही है कि इम्पेरेटिव सेंस उसमें रहता है, ये मीमांसा का मूल मत है। अब कुमारिल ने डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशंस ये सब कहा कि ठीक है वो भी होता है, लेकिन वैदिक वाक्यों में केवल इम्पेरेटिव प्रोपोजिशंस है कुमारिल के अनुसार, और जितने भी नॉन इम्पेरेटिव प्रोपोजिशंस मिलते भी है, एक्सप्लेनेटरी कुछ है, कोई डिटेल है, कोई फैक्चुअल डिटेल है, कोई तथ्य है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो यदि वो मिल भी रहे हैं तो वो अर्थवाद के कंटेक्स्ट में मिलते हैं। अर्थवाद मतलब एक्सप्लेनेटरी पोर्शंस जो सप्लीमेंट्री है, जो उसमें सेकेंडरी है, जो प्राइमरी नहीं। प्राइमरी सेंस तो इंजंक्शन है, अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी पोर्शन हो गया अर्थवाद। तो इसलिए प्राइमरी सेंस उसमें इंजंक्शन का ही है, और जो सिद्ध वाक्य है, जो डिक्लेरेटरी वाक्य है, उसको उन्होंने वैदिक टेक्स्ट में नहीं उसको स्वीकार किया कि जो डिक्लेरेटरी वाक्य है वो तो अनुभव का विषय है, वहाँ तो शब्द का कार्य समाप्त हो जाता है। जो अनुभव का विषय है उसको शब्द से कैसे बताएंगे, बता भी देंगे तो संकेत केवल होगा, संकेत का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो प्रमाण में थोड़ी ही आ रहा है। प्रमाण में तो प्रत्यक्ष, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन जाएगा। प्रमाण में क्या आता है, प्रमाण में यदि शब्द को प्रमाण मान रहे हैं तो शब्द प्रमाण में क्या आता है, जो विधि है वो शब्द प्रमाण का विषय है, क्योंकि विधि का प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। अनुमान ऐसे किसी चीज़ का अनुमान होता है, लेकिन विधि जब हमको करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इंस्ट्रक्शन कौन से है। अब संविधान का हमको अनुमान से थोड़ी ही जान सकते हैं, हम संविधान तो पढ़ना ही पड़ जाएगा, तो वो सब शब्द प्रमाण का विषय बन रहा है, क्योंकि वो निर्देश के रूप में कहा गया, नॉन वेरीफाइबल है, वो प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है, तो वर्बल कॉग्निशन का विषय बन जा रहा है। वर्ड का यहाँ स्वतंत्र कार्य हो जा रहा है, शब्द का स्वतंत्र एक ये कार्य हो जा रहा है कि ज्ञान के क्षेत्र में शब्द की एक स्वतंत्र भूमिका यहाँ स्थापित हो जा रही है। तो इसी पर मीमांसा का पूरा चिंतन फोकस्ड है, और इसी पर ये दोनों मतों को हम लोग देखे हैं, अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर अगले लेक्चर में फिर कभी डिस्कस करेंगे।